आप सही कह रहे हैं। एक गिल्ड चेयरमैन सांसारिक मामलों में भाग नहीं ले सकता। ग्रैंड मास्टर संजय ने हल्के से हंसते हुए अचानक अपना सिर घुमाया। मुकेश उपस्थित दूर भीड़ में पिल अप्रेंटिस के लबादे पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जो जल्दी से बाहर आया और आदर पूर्वक झुककर प्रणाम किया। ग्रैंड मास्टर संजय ने अपना हाथ हिलाया, जिससे कुछ उड़कर ऊपर आया। जब सन न्यान ने देखा कि वह क्या था, तो उसके चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। मुकेश, मैं तुम्हें गिल्ड का साइन बोर्ड सौंपता हूं। तुम नए गिल्ड चेयरमैन हो, ग्रैंड मास्टर संजय ने कहा। गिल्ड चेयरमैन? मुकेश पूरी तरह से हैरान रह गया। ग्रैंड मास्टर संजय ने उसे बीच में ही रोक दिया। मैं अब गिल्ड का अध्यक्ष नहीं हूं। हमारे गिल्ड के नियमों की अनदेखी नहीं की जा सकती। अगर आप अभी भी मुझे गिल्ड का अध्यक्ष मानते हैं, तो आप मुझे गिल्ड के अध्यक्ष पद से हटाने से नहीं रोक सकते। सन न्यान ने अपने हाथ में गिल्ड साइन बोर्ड देखा और उसे समझ नहीं आया कि क्या करे, लेकिन उसे एहसास हुआ कि एक बड़ी घटना होने वाली थी। ग्रैंड मास्टर संजय ने हल्के से कहा, अब मैं कीमियागर संघ का सदस्य नहीं हूं और मेरे पास धर्मनिरपेक्ष मामलों में भाग लेने की योग्यता नहीं है। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि ग्रैंड मास्टर संजय वास्तव में शर्मा परिवार के लिए खुद को गिल्ड से हटा लेंगे। गिल्ड अध्यक्ष के रूप में उनकी स्थिति के बिना भले ही कोई उन्हें मार डाले, कोई भी इसकी जांच नहीं कर पाएगा। यह सच है। मैंने इस दिन का लंबे समय से इंतजार किया है। संजय, जैसी कि उम्मीद थी, तुमने मुझे निराश नहीं किया। भीड़ में से दो व्यक्ति बाहर निकले और जब लोगों ने उनमें से एक को देखा, तो कई लोग चौंक कर चिल्ला उठे, दीपेश! वह ग्रैंड मास्टर दीपेश थे, जो ग्रैंड मास्टर संजय के समान ही प्रसिद्ध थे। हर कोई बता सकता था कि फीनिक्स क्राई लालटेन फेस्टिवल में जब से उन्होंने मारपीट की थी, तब से उन दोनों के बीच गहरी नफरत थी, लेकिन उस समय दोनों ने अपनी ताकत बचाकर रखी थी। यह व्यावहारिक रूप से सिर्फ एक प्रतीकात्मक लड़ाई थी, जिसमें उनकी असली ताकत का कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। अब ग्रैंड मास्टर दीपेश ने जो कहा, उसे सुनकर ऐसा लग रहा था कि ग्रैंड मास्टर संजय की आज की उपस्थिति पूरी तरह से उनकी उम्मीदों के अनुरूप थी। शायद आज वाकई एक महान युद्ध लड़ा जाएगा। वह दूसरा बूढ़ा आदमी कौन है? मुझे पता है, यह राकेश है, एक और पिल मास्टर। यह वह व्यक्ति था जो हुआयुन मंडप की नीलामी में शामिल हुआ था और इसीलिए उसने उसे पहचान लिया। नीलामी के दौरान राकेश अंतिम फ्लैश बोन रिस्टोरेशन पिल्स आने तक पूरी तरह से शांत था। उसके बाद ही उसने सभी को चौंका दिया और एक गहरी छाप छोड़ी। यह तथ्य कि वह आज दीपेश के साथ खड़े थे काफी दिलचस्प था। दीपेश को आते देखकर भी ग्रैंड मास्टर संजय के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने राकेश की तरफ देखा। क्या तुमने इस बारे में सोचा है? राकेश ने थोड़ा मुस्कुराया। वास्तव में मैं ग्रैंड मास्टर संजय के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं भाई वेई की दयालुता को स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक सका। इसलिए मैं केवल आपको नाराज कर सकता हूं। बकवास बंद करो संजय। वह चीज मुझे सौंप दो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी नरक में भेज दूंगा, दीपेश ने ठंडे स्वर में कहा। अब जब तुम कीमियागर संघ से अलग हो गए हो, तो अब तुम्हारे पास भरोसा करने के लिए कोई सहारा नहीं है। मुझे तुम्हें मारने के बारे में कोई संदेह नहीं है। ग्रैंड मास्टर संजय ने चौथे राजकुमार को एक जटिल भाव से देखा। चौथा राजकुमार वास्तव में मनुष्यों के बीच एक ड्रैगन है। आपकी साजिश वास्तव में मुझे आपकी प्रशंसा करने के लिए प्रेरित करती है। चौथा राजकुमार थोड़ा मुस्कुराया। ग्रैंड मास्टर की प्रशंसा से यह युवक शर्म से लाल हो गया है। चूंकि चौथा राजकुमार योजना बनाने में इतना कुशल है, मुझे आश्चर्य है कि क्या उसने एक निश्चित अभिव्यक्ति के बारे में सुना है? ग्रैंड मास्टर संजय ने हल्के से पूछा। क्या भाव? कृपया मुझे कुछ संकेत दीजिए सीनियर। मनुष्य प्रस्ताव रखता है, लेकिन ईश्वर निपटारा करता है। ग्रैंड मास्टर संजय हल्के से मुस्कुराए। चौथे राजकुमार ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन यह सुनकर उसका दिल थोड़ा उछल गया। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? चौथा राजकुमार बहुत होशियार है, तो फिर तुम इतनी आम कहावत को कैसे नहीं समझ पाए? या फिर तुम ये मानने से डर रहे हो कि तुम इसका मतलब जानते हो? संजय ने पूछा। चौथे राजकुमार के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया।
उसकी योजना पूरी तरह से दोषरहित थी, लेकिन अप्रत्याशित घटनाएं लगातार सामने आ रही थीं। पहली दुर्घटना यह थी कि राजेश राघव को मारने में विफल रहा था। हालांकि राजेश ने कहा था कि राघव पहले से ही बुरी तरह घायल था और शायद ही बच पाता, फिर भी उसे लगता रहा कि राघव इतनी आसानी से नहीं मरेगा और इसलिए उसने सैवेज मार्क्विस को उसकी तलाश करने के लिए भेजा था। दूसरी दुर्घटना यह थी कि अमोदिता ने चुपचाप अपने शरीर में 9 ड्रैगन सीलिंग फील्ड को हल करने में कामयाबी हासिल की और टेंडन परिवर्तन क्षेत्र को तोड़ दिया। हालांकि वह अभी अभी ही आगे बढ़ी थी और अभी तक डरने लायक नहीं थी, फिर भी यह कुछ अप्रत्याशित था। इससे उसे लगा कि स्थिति उतनी निश्चित नहीं थी जितनी उसने सोची थी। और अब ग्रैंड मास्टर संजय पहले की तरह ही शांत था, हालांकि उसे पता था कि वह मौत के जाल में फंस गया है। इससे उसे और भी बेचैनी महसूस हुई और उसे थोड़ा डर भी लगा। वह सिर्फ शतरंज का मोहरा बनने के लिए पैदा हुआ था। फिर आखिरकार वह शतरंज की बिसात से भागने में कामयाब हो गया। अब जब बिसात को नियंत्रित करने की बारी उसकी थी, तो वह निश्चित रूप से नहीं चाहता था कि उसके अपने शतरंज के मोहरे उससे बचकर भाग जाए। तुम्हारी योजनाएं हास्यास्पद हैं। सिर्फ कुछ संसाधनों के लिए तुमने इतना समय बर्बाद कर दिया। बहुत बेवकूफी है। ग्रैंड मास्टर संजय ने अपना सिर हिलाया। इससे चौथे राजकुमार के चेहरे पर बहुत ज्यादा बदलाव आया। उसने ग्रैंड मास्टर संजय को अविश्वास से देखा। क्या तुम सच में जानते थे? ग्रैंड मास्टर दीपेश, तुम अब भी किस बात का इंतजार कर रहे हो? दीपेश मुस्कुराया। खैर, वह एक पुराना दोस्त है जिसके साथ मैंने दर्जनों सालों तक रिश्ता बनाए रखा है। इससे पहले कि मैं इस दोस्त को उसके रास्ते पर भेजूं, मुझे उसे अपने अंतिम शब्द कहने के लिए कुछ समय देना होगा। खैर, ऐसा लगता है कि वह वैसे भी खत्म हो गया है, इसलिए मैं चलता हूं। दीपेश के शरीर के चारों ओर आग की लपटें फैल गईं। उसके हाथों में एक जलता हुआ भाला दिखाई दिया और वह व्यावहारिक रूप से एक मानव आकार की आग थी जब वह संजय पर हमला कर रहा था, और उसके साथ एक भयानक उच्च तापमान भी था। राकेश ने भी अग्नि कवच और तलवार बुलाई। उन्होंने संजय को दोनों तरफ से जकड़ लिया। उस भयावह उच्च तापमान के कारण अंतरिक्ष विकृत हो गया। गर्मी के कारण उनके चारों ओर हवा में लहरें उठने लगीं, जिससे वे लगभग भ्रमपूर्ण हो गए। अचानक संजय की आंखें चमक उठीं और वह सचमुच मुस्कुराया। वह व्यक्ति जिसका वह इंतजार कर रहा था आखिरकार आ ही गया था। अब समय आ गया था कि वह अपनी शिकायतें दूर करे। धमाका! संजय की भुजाएं कांप उठीं और एक भयानक लाल लपट उठी। गर्मी की लहरें हर दिशा में फैल गईं। दीपेश को भून डाला। दीपेश, मुझे अपनी जान दे दो! हमेशा शांत और उदासीन रहने वाले ग्रैंड मास्टर संजय अचानक भड़क उठे। उनके हाथों में 3 मीटर लंबा एक धधकता हुआ ज्वाला भाला दिखाई दिया। इसमें एक अंतहीन विनाशकारी इच्छा थी जो धरती को नष्ट करना और स्वर्ग को चीरना चाहती थी। उनके हाथों में जो हथियार थे वे असल में हथियार नहीं थे, बल्कि पिल फ्लेम थे, जिन्हें शिखर तक संकुचित कर उनके शरीर के बाहर आकार ले लिया गया था। उन्हें फ्लेम हथियार भी कहा जाता था। वह एक पिल कल्टीवेटर की जीवन ज्वाला थी। यह उनके जीवन भर के प्रयासों का संघनन था। इसकी विनाशकारी शक्ति अद्वितीय थी। ऐसा कहा जाता था कि अगर इसे पूर्ण उच्चतम क्षेत्र तक परिष्कृत किया जाए तो यह स्वर्ग को जलाने और समुद्र को वाष्पीकृत करने में सक्षम होगी। दीपेश और राकेश की पहली प्रतिक्रिया पूरी तरह से चौंकने वाली थी। उनके धधकते हथियार तुरंत हमले को रोकने के लिए आगे बढ़े। जब उनके 3 ज्वाला हथियार आपस में टकराए तो सभी ने अपने सामने एक तेज रोशनी को फूटते देखा, जिससे वे अंधे हो गए। तभी उन्होंने एक अविश्वसनीय विस्फोट सुना और गर्मी की लहरों ने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे वे किसी भट्टी में हों। कुणाल और अन्य लोगों के चेहरे के भाव बहुत बदल गए। वे इस युद्ध के सबसे करीब थे, बस 30 या उससे ज्यादा मीटर की दूरी पर। उस युद्ध के सिर्फ झटके भी उन्हें पूरी तरह से भून सकते थे, लेकिन वे पीछे हटना चाहते थे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी एक तलवार उनके सामने जमीन में धंस गई। कुणाल और अन्य लोगों ने तुरंत देखा कि आकाश काला हो गया है और धरती की एक लहर ने उन्हें पूरी तरह से ढक लिया है।
जब कुणाल अंततः उस उबलती धरती से बाहर निकलने में कामयाब हो गया तो उसने देखा कि 300 मीटर के दायरे में सब कुछ पहले से ही झुलसी हुई जमीन में बदल चुका था, जिससे तीखी भाप के साथ साथ एक अप्रिय गंध भी निकल रही थी। तुम लोग पीछे हट जाओ, अब और इसमें शामिल मत हो। अमोदिता की आवाज उनके कानों में गूंजी। ये वही थी जिसने अभी अभी उन्हें बचाया था। वह उस तरह की गर्मी को रोक पाने में असमर्थ थी और इसलिए उसने कुणाल और उनकी रक्षा के लिए जल्दी जल्दी धरती को ऊपर उठा दिया था। मिट्टी की मोटी परत की वजह से वे पहले हमले से बच गए, अन्यथा भले ही वे मरते नहीं लेकिन वे बुरी तरह घायल हो जाते। कुणाल का समूह जल्दी से पीछे हट गया। उनके पीछे सिर्फ कुछ 100 मीटर की दूरी पर फांसी का मंच था, लेकिन वे अभी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। ऐसा इसीलिए था क्योंकि वहां जल्लाद थे और उन्हें डर था कि अगर वे जल्दबाजी करेंगे तो चौथा राजकुमार अचानक पूरे शर्मा परिवार को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे देगा। चाहे वे कितने भी तेज क्यों न हो, वे उन जल्लादों से उन्हें बचाने में असमर्थ होंगे या खुद भी भाग नहीं पाएंगे, और इसलिए वे अंधाधुंध वहां नहीं भाग सकते थे। धमाका! धधकती गर्मी की लहरें फैलती रहीं और विस्फोटकों की आवाजें जारी रहीं। आम लोग सिर्फ आग की लपटों से भरा आसमान देख पा रहे थे और यह नहीं देख पा रहे थे कि उस आग के भीतर क्या हो रहा था। केवल रक्त संघनन विशेषज्ञ ही अपनी शक्तिशाली दृष्टि से उन 3 मानव आकार की ज्वालाओं को देख सकते थे जो लगातार टकरा रही थीं। तो पिछली बार तुम अपनी असली ताकत छुपा रहे थे। कई वार करने के बाद दीपेश और राकेश को बार बार पीछे धकेला गया। दीपेश की अभिव्यक्ति डूब गई क्योंकि उसे आखिरकार सच्चाई का एहसास हुआ। बेकार की बातों की कोई जरूरत नहीं है। आज तुम दोनों की बेकार की जिंदगी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, संजय ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसकी पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा चरम पर पहुंच गई थी क्योंकि उसके हमले और भी ज्यादा क्रूर और तीखे हो गए थे, जिससे उन दोनों को बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हर कोई पूरी तरह से अचंभित था। यह पिल मास्टर्स के बीच की लड़ाई थी। यह व्यावहारिक रूप से ज्वाला देवताओं के बीच की लड़ाई थी। अन्य विशेषज्ञ तो लड़ाई में भाग लेना तो दूर, पास भी नहीं जा पा रहे थे। इससे पहले कि वे हमला कर पाते, वे पहले ही कोयले में जलकर राख हो चुके होते। गोली के साधक वास्तव में डरावने और पूरी तरह से अजेय थे। ग्रैंडमास्टर संजय एक के बाद एक 2 से लड़ते हुए उन्हें बार बार पीछे धकेलने में सक्षम थे। हालांकि राकेश और दीपेश दोनों ही पिल मास्टर थे, लेकिन उनकी पिल फ्लेम के मामले में वे ग्रैंड मास्टर संजय से स्पष्ट रूप से कमतर थे, और सिर्फ थोड़े से भी नहीं। वे दोनों ही घबराए बिना नहीं रह सके। एक तरफ तो वह सदमे में था, दूसरी तरफ दीपेश भी अपनी किस्मत को धन्यवाद देने से खुद को नहीं रोक पाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि संजय खुद को इतनी गहराई से छिपा लेगा। अगर यह आमने सामने होता तो परिणाम उसके लिए विनाशकारी होते। उनकी 3 पिल फ्लेम की शक्ति बहुत ज्यादा थी। लगातार 30 से ज्यादा वार करने के बावजूद उनकी आभा में थकावट के जरा भी लक्षण नहीं दिखे। हालांकि दीपेश और राकेश नुकसान में थे, फिर भी लड़ाई कुछ समय के लिए गतिरोध पर थी। छोटी बच्ची, इस बार तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा, मर जाओ। समर अचानक से खौफनाक ढंग से हंसी और अमोदिता पर हमला किया, जो दूर से लड़ाई देख रहा था। अगर संजय ने पहले हस्तक्षेप नहीं किया होता तो वह उसे पहले ही मार चुका होता। अब जब उसने देखा कि उसके रास्ते में कोई नहीं है तो वह तुरंत उस पर टूट पड़ा, लेकिन वह अभी आगे बढ़ा ही था कि उसे हवा का एक अजीब सा झोंका महसूस हुआ। अपने जीवन और मृत्यु के अनुभवों पर भरोसा करते हुए वह तुरंत रुक गया। एक ठंडी रोशनी उसके पास से गुजरी और खून के छींटे पड़े। यह एक तीर था जो उसकी नाक से टकराया था। अगर हाची ने थोड़ी भी देर से प्रतिक्रिया की होती तो उसका सिर फट जाता। क्या मेरे शर्मा परिवार की बहू को आप जैसे लोगों द्वारा परेशान किया जा सकता है? पूरे युद्ध क्षेत्र में एक गहरी और गूंजती हुई आवाज फैल गई। इसने सभी के दिलों को हिलाकर रख दिया, क्योंकि आवाज में अत्यधिक घृणा और हत्या की मंशा थी। हर कोई पूरी तरह से हैरान था। वे पूरी तरह से संजय की लड़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, लेकिन कुछ बिंदु पर
3 और आकृतियां युद्ध के मैदान में दिखाई दी। सामने वाला व्यक्ति एक लंबा आदमी था जिसकी नाक शेर की तरह थी, मुंह चौड़ा था और भौहें तलवार जैसी थीं। वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली लग रहा था। उसके गाल इतने तीखे थे कि लगता था कि उन्हें चाकू से काटा गया है और उसमें से बर्फीली हत्या की मंशा निकल रही थी। विक्रम, वह साम्राज्य के 3 शीर्ष विशेषज्ञों में से एक था। सीमा दमन मार्क्विस विक्रम, जिसे फीनिक्स क्राई में सबसे मजबूत आदमी के रूप में प्रशंसा मिली थी। चाहे वह फीनिक्स क्राई की तरफ के सैनिक हों या आर्य द्वीप की तरफ के सैनिक, सभी के दिल बेतहाशा उछल रहे थे। वे सिर्फ उसके प्रभावशाली तरीके से पूरी तरह दबाव में थे। उसने एक टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ को सिर्फ एक तीर से लगभग मार डाला था। आखिर वह किस तरह की ताकत थी? सैन्य देवता की उसकी उपाधि निश्चित रूप से निरर्थक नहीं थी। लोगों के चिल्लाने के बाद ही अमोदिता को एहसास हुआ कि यह राघव के पिता थे, लेकिन विक्रम द्वारा उसे बहू कहकर संबोधित करने से उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। हालांकि उसके दिल में एक गर्मजोशी भी भर गई। उसने फिर से अपना धनुष खींचा और दूसरा तीर बिजली की तरह सीधा फांसी के मंच की ओर बढ़ा। तीर डोरी से छूटते ही उनके पास पहुंच गया। सबको हैरानी इस बात से हुई कि एक तीर छूटने के बाद रोहिणी और बाकी लोगों के पीछे खड़े सभी जल्लाद जमीन पर गिर पड़े। तभी लोगों को एहसास हुआ कि उनके माथे पर एक छोटा सा छेद हो गया है। पूरे मैदान में मौत जैसा सन्नाटा था। विक्रम की तीरंदाजी का हुनर इतना अद्भुत था कि वे समझ ही नहीं पाए। सिर्फ एक तीर से उसने 20 से ज्यादा लोगों को मार गिराया जो अलग अलग जगहों पर खड़े थे। वह वास्तव में फीनिक्स क्राई का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कहलाने के योग्य है। वह विस्फोटक तीर तकनीक व्यावहारिक रूप से पूर्णता के दायरे में पहुंच गई है, सागर ने प्रशंसा की। अभी तक केवल टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ ही विक्रम के तीर की गहराई को देख पाए थे। वास्तव में विक्रम ने धनुष से निकलते ही तीर को तोड़ने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया था। जैसे ही तीर आगे की ओर फेंका गया, वह टुकड़ों में बिखर गया और 20 से अधिक पतले तीर बन गए, जिनसे उन जल्लादों की मौत हो गई। लेकिन हालांकि वे इसे समझ सकते थे, लेकिन विक्रम के अलावा ऐसा करने में कोई और सक्षम नहीं था।